हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो हिस्ट्री की क्लास में हमने लास्ट टॉपिक है वो मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश के जो आखिरी शासक थे वो कौन थे? वृत्त। वृत्त की हत्या किसने की थी? उसी के सेनापति थे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग वंश के थे ये। पुष्यमित्र शुंग ने अपने मतलब उसकी शासक की हत्या कर दी थी वृत्त की, जो इसी के सेनापति थे। ठीक है, तो मौर्य वंश का यहाँ पर अंत हो गया। अब आगे देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने वृत्त अपने शासक की हत्या करके बाद में क्या किया? शुंग वंश की स्थापना कर ली, अपने वंश की स्थापना कर ली। तो अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। प्रमुख देशी शासक शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। यह मौर्य शासक वृत्त का सेनापति था। ये हमने पीछे भी आपको बताया है और पढ़ लिया था कि पुष्यमित्र जो शुंग था वो शुंग वंश का संस्थापक था और यह मौर्य शासक वृत्त का सेनापति था, जिसने अपने शासक की हत्या कर दी थी और बाद में अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। इस युग में प्रथम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई है। पुष्यमित्र जो शुंग था वो कौन सी जाति का हो जाएगा? ब्राह्मण जाति का था। और इस युग में, कौन से युग में? शुंग वंश। इस युग में प्रथम पहली स्मृति है मनुस्मृति के वर्तमान जो है स्वरूप की रचना की गई है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पंतजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पंतजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। क्या किया भाई? पुष्यमित्र शुंग ने अपने जो उसका एक राजपुरोहित था, उसका क्या नाम था? पंतजलि। उससे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग नरेश जो खारवेल है वो जैन धर्म का अनुयायी था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन हो जाएगा? देवभूति हो जाएगा। अब आगे देखिए कर्णव वंश के बारे में। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्णव वंश की नींव डाली। देवभूति कौन हो जाएगा भाई? शुंग वंश का अंतिम शासक था और देवभूति की भी हत्या कर दी गई। वासुदेव ने हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर कर्णव वंश की नींव डाली। शुंग वंश के बाद कर्णव वंश के बारे में अब हम पढ़ते हैं। कर्णव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा या सुशर्मन, ये दोनों नाम हो जाएंगे इसके, सुशर्मन या सुशर्मा ये थे। ठीक है, इसका कर्णव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। सुशर्मन की हत्या किसने कर दी? सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। शुंग वंश, कर्णव वंश। अब आगे देखिए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। सातवाहन वंश की राजधानी हो जाएगी पैठान या प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। सातवाहन वंश को आहार या राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ जिला था। आहार या राष्ट्र नामक 2 उप विभाग, ये 2 उप विभाग हो जाएंगे जिनमें इन्हें विभाजित किया गया था और जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिला था। सातवंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवंश की जो भाषा है वो प्राकृत हो जाएगी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मातस्त्रात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। सातवाहन वंशों में मातस्त्रात्मक सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था परिपूर्ण थी और ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा है वो कहां से कब आरंभ हुई थी? सातवाहन वंश के शासकों ने इसका आरंभ किया था। ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में 2023 में पूछा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली एवं महान राजा था। इस जो वंश का सबसे शक्तिशाली एवं महान राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी के पुत्र थे सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजराजा और महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? राजराजा और महाराजा की उपाधि धारण की थी। यह भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है।
अब आगे देखिए, ये हो गया भाई मौर्योत्तर काल प्रमुख देशी शासक है। अब हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल प्रमुख विदेशी शासक के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। हिंद, यूनानी, शक, पैलव या कुषाण। भारत पर जो आक्रमण करने वाले प्रमुख विदेशी आक्रमणी थे उनके बारे में देखते हैं भाई, वो कौन कौन से है। चार हो जाएंगे, हिंद यूनानी, शक, पैलव या और कुषाण। पहला है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत की सीमा में प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया था। पहली बार जो मतलब है प्रथम में प्रवेश करने का श्रेय है वो किसे जाता है, डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। सबसे जो विख्यात शासक कौन हो जाएगा, मिनांडर हो जाएगा। इसकी राजधानी शाकल आधुनिक सियालकोट, इसका अर्थ हो जाएगा यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी, शाकल हो जाएगी और यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागार्जुन नागासेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने के प्रसन्न तथा नागासेन द्वारा दिए गए उत्तर एक बौद्ध ग्रंथ में है। इस ग्रंथ का नाम मिलिंद बोना है। ठीक है, मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए जो उत्तर है वो एक बौद्ध ग्रंथ के अंदर है और इस ग्रंथ का क्या नाम हो जाएगा, मिलिंद बनो हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदी यूनानियों ने चलाए थे। सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो किसने चलाए थे, हिंदी यूनानियों ने चलाए थे। हेलेनिस्टिक कला हिंदी यूनानियों द्वारा चलाई गई एक प्राचीन कला थी है। हेलेनिस्टिक जो कला है हिंद यूनानियों द्वारा ही चलाई गई थी और सोने के सिक्के हैं वो भी हिंद यूनानियों के द्वारा ही चलाए गए थे। और यह जो कला है ये कौन सी हो जाएगी, प्राचीन कला थी। भारतीय रंगमंच में यवनिक पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानियों ने ही कराया था। भारतीय जो रंगमंच में जो पर्दे करने का जो इसे बोल देते हैं यवनिका, इसका प्रचलन भी हिंद यूनानियों ने करवाया था। आगे अब शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक भारत में बोलन दर्रे से आए थे। यूनानियों के बाद कौन से आए भाई, हिंदी यूनानियों के बाद शक आए और शकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, शाखाएं 5 हो जाएंगी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये मध्य एशिया के निवासी थे और शक भारत में बोलन दर्रे से आए थे। प्रथम राजा मोगाथा यह तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक था। प्रथम शक राजा कौन था, मोगाथा यह तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था तथा जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन प्रथम ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार करवाया। SSCGL 2023-24 में ये पूछा गया है कि रुद्रदामन प्रथम ने मौर्य द्वारा जो निर्मित सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। आगे है रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। इसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन है वो प्रथम संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा प्रेमी था और इसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख कौन सा है भाई, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख। ठीक है, गिरनार शिलालेख है, शुद्ध संस्कृत भाषा में ये लिखित है। तो ये हो जाएगा भारत का पहला राजकीय शिलालेख। ये भी SSCGL 2024 में पूछा गया है। अब आगे देखिए, आगे है पैरलव या पार्थियन। हमने भाई किस किस के बारे में पढ़ लिया, हिंदी यूनानी, शक और अब है पैलव और कुषाण, ये रह गए। तो पैलव या पार्थियन, इसके बारे में देखिए। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान को माना जाता है। पार्थियन लोगों का जो मूल निवास स्थान है वो ईरान को माना जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ था। जो मतलब भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात किसका आधिपत्य हुआ था, पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ था, ये हमने पढ़ लिया। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। जो पार्थियन समाज का वास्तविक संस्थापक है वो कौन था, मिथ्रेडेटस, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है कुषाण।
आगे हम पढ़ते हैं कुषाण इसके बारे में। पहलवों के बाद में कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। कुषाण है उनको क्या और किस नाम से जानते थे? यूची और तोखरी भी जो कहलाते थे, इस नाम से भी उन्हें जाना जाता था। यूची नामक एक कबीला 5 भागों में विभाजित था, उनमें से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने 15वीं ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरसुपुर या पेशावर थी। जो कुषाण वंश की स्थापना है वो कुजुल कडफिसेस ने 15वीं ईस्वी में की थी और इस वंश का सबसे जो महान राजा रहा था वो कौन था? कनिष्क था। और इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत्सर चलाया जो संघ संवत्सर कहलाता है। वर्तमान में यह संवत्सर भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क है वो बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। इसने महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। कनिष्क ने कश्मीर के विजय के बाद कौन सा नगर बसाया? कनिष्कपुर। अपने नाम से ही एक पुर लगा के कनिष्कपुर नगर है वो बसाने का काम किया और इसने महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक के उपनाम से भी जाना जाता था। सबसे जो मतलब प्रसिद्ध जो शासक रहा वो अशोक रहा है, तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक के रूप में भी, उपनाम के रूप में भी इसे जाना जाता था। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। कनिष्क के दरबार में चरक रहता था जिसे राजवैद भी कहते हैं, जिसने चरक संहिता लिखी। राजवैद था एक कनिष्क के दरबार में, उसने क्या लिखी? चरक संहिता लिखी थी। आगे अब अशोक घोष कनिष्क का राजकवि था तथा इसने बुद्धिम चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। अशोक घोष है वो कनिष्क का राजकवि था और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया है। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वसुमित्र, पाशव जैसे विद्वान भी रहते थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। पहले क्या, अभी कनिष्क के दरबार में एक राजवैद रहता था जिसने चरक संहिता लिखी और अशोक घोष कनिष्क का कौन था? राजकवि था जिसने बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक लिखी। और कनिष्क के दरबार में एक नागार्जुन, वसुमित्र, पाशव जैसे विद्वान भी रहते थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। रेशम बनाने की जो सबसे पहले तकनीक है उसका आविष्कार चीन में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। कुषाण के बारे में भी हमने पढ़ लिया भाई, पार्थियन इसके बारे में भी। तो ये जो हमारे मरुत्तर काल प्रमुख विदेशी शासक थे ये भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का उदय कौन सी शताब्दी में के अंत में हुआ था? 3वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त था, इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। आगे है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम था और यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजधारी की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319-20 ईस्वी तक ये चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ भी कहा जाता है। क्या दे रखा है? चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है वो समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और ये किसने कहा? नेपोलियन ने, विंसेंट स्मिथ ने ये कहा था। आगे अब समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधियों के बारे में हम पढ़ते हैं भाई। इनकी प्रथम उपाधि अपत्रित
पराक्रमक, व्यागक्रमक, परम भगवत या कविराज। तो ये हो जाएंगी इनकी प्रमुख उपाधि। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है वो हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति ये लेख है इसकी रचना की थी। आगे अब समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी बौद्ध यात्री फान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए, और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसी पर इन्होंने जो चांदी के सिक्के हैं वे चलाए थे। आगे अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धनवंतरी, शणपक, अमर सिंह, शंकु, बोतालपट्ट, घटरपक, वरामिरी एवं वरुरुचि जैसे विद्वान रहते थे। ये भी एसएससी सिलेक्शन कोर्स 2024 में पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था, जिसका कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकार कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम, और जिसका जो कार्यकाल है कितना था? 415 से 455 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। एसएससी एमटीएस 2023 में भी ये पूछा गया है। कुमारगुप्त प्रथम की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम की जो मुद्रा है वो मयूर के आकार की थी, मयूर आकृति की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो ये हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जिसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त प्रथम का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 415 से 455 ईस्वी तक, और 455 से 467 ईस्वी तक किसका हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त का। ठीक है। आगे अब हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। हुणों का प्रतापी शासक तोरमन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन हो जाएगा? विष्णुगुप्त तृतीय था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें दिनार कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक तौर पर स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिन्हें दिनार कहा जाता था। दिनार के नाम से भी जाना जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त एरन अभिलेख से मिलता है। पहली बार मतलब औरतें सती हो जाती थी, अपने पति के मरने के बाद औरतों को सती होना पड़ता था, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था। तो इस बात का प्रमाण है वो किस में मिलता है? 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ये मिलता है। एसएससी सीजीएल 2023 में भी ये पूछा गया है। आगे है अब गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण और बाघ की गुफा का निर्माण है वो गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। ये इतनी हो जाएंगी भाई गुप्त काल में कि अजंता की गुफाओं का निर्माण, मंदिर बनाने की कला का जन्म है, बाघ की गुफा का निर्माण, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा ये संस्कृति, और गुप्त काल में ही दास प्रथा भी प्रचलित थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञानशाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध जो कवि हैं कालिदास, उनके द्वारा रचित अभिज्ञानशाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद किसमें हुआ? कौन सी भाषा में हुआ है? यूरोपीय भाषा में हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पर कई सांस्कृतिक उपलब्धियों के गुप्त काल के होने के कारण इस
प्रमाण के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग के नाम से कौन से काल को जाना जाता है? गुप्त काल को जाना जाता है। तो ये हो गया भाई हमारा गुप्त वंश। अब आगे देखिए, आगे है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इसने परम बटारक की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी? परम बटारकी की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे। किसके 2 पुत्र थे भाई? पुष्यभूति वंश के बारे में बता रहा है कि इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था और इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। और इस वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा है वो कौन था? प्रभाकर वर्धन था और इसने परम बटारक की उपाधि धारण की थी और इस वंश का ये चौथा शासक था। और इसकी पत्नी का क्या नाम हो जाएगा? यशोमती। और वह अपने पति के साथ ही सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हो जाएंगे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। 2 पुत्र और 1 पुत्री राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त के ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इसकी प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। ठीक है। और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन ने किसको मार दिया? देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के एक मित्र थे गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कब हुई थी भाई? 606 ईस्वी में। तो ये इसी काल में हर्षवर्धन है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था वही, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके दक्षिण पथेश्वर दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण कर ली। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। आगे अब चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। ह्वेनसांग के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्षवर्धन की सभा में शामिल हुए। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। ठीक है। प्रारंभ में हर्षवर्धन है वो शिव की पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया था। आगे अब बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखी हैं। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और जिसने कौन सी पुस्तकों का वो रचना की है? हर्षचरित तथा कादम्बरी। किसकी रचित रचना हो जाएंगी? बाणभट्ट की हो जाएंगी। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि 606 से 647 ईस्वी तक है। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया। ये सभी इंपोर्टेंट हो जाएंगे भाई। आगे है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक, हर्षवर्धन ने नाटकों की रचना की थी
प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। हर्षवर्धन के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं तोमर वंश। तोमर वंश के बारे में पढ़ते हैं। तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तोमर वंश की स्थापना हो जाएगी अनंगपाल तोमर, और अनंगपाल तोमर ने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। सांगभरी चौहान वंश। सांगभरी का चौहान वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। अब चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने अजमेर के निकट सांगभरी में की थी। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्रपुर में स्थापित की। अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के ये पुत्र हैं। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रहराज चतुर्थ की रचना का नाम हरिकेल हरिकेल नाटक है। इसका दरबारी कवि सोमदेव था। ये हो जाएगा भाई। आगे है अब पाल वंश। गुप्तोत्तर काल के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, इसके बारे में आ गए हर्षवर्धन का शासन। तोमर वंश के बारे में हो गया। सांगभरी या चौहान वंश के बारे में हो गया। ठीक है, ये ज्यादा मतलब मुश्किल तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे वही जल्दी समझ में भी आ जाएगा। अब है पाल वंश के बारे में। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है कि पाल वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में और किसने की थी? 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल शासकों ने बंगाल प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने औंतरी में एक मठ की स्थापना की थी। पाल वंश के अन्य प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम, रामपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बीएसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। पाल वंश के शासक किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। क्योंकि भाई ये सबसे महान शासक थे, तो इसने ये महान कार्य किए थे। सोमवार महावीर का निर्माण भी धर्मपाल ने कराया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया है। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांवों की आमदनी दे दी थी। ये भी नोट दे रखा है कि पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष ये हुआ था। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया। आगे अब सेन वंश के बारे में। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश का प्रथम महान शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। और सेन वंश का महान शासक कौन हो जाएगा? विजय सेन, जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था भाई? जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखिए भाई, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर बस्ती में प्रतिहारों ने शिव को मर्यादा राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया है। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु इस प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। अब अभी गुर्जर प्रतिहार वंश। मिहिर भोज की ग्वालियर बस्ती में प्रतिहारों ने शिव को मर्यादा राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया है। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईसा पूर्व इस वंश का प्रतापी शासक था। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट राष्ट्र कृष्णद्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। मिहिर भोज के बाद उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी तक इनका ये कार्यकाल रहा। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था।
आगे अब इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विग्रहराज चतुर्थ हुआ। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, एक मस्जिद है। शुरू में यह गिरिराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया था, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। कौन सा था भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा। इस वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है कि इस वंश का जो प्रसिद्ध राजा था वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। और चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था और उसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो ये लिखी थी। आगे है भाई, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। पहला कब हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। दूसरा हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। पहला भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहले में जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और इस युद्ध में दूसरे में भी पृथ्वीराज चौहान की ही जीत हुई थी। आगे है तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का ये शासक बनाया था। ये हो गई भाई महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में। चौहान वंश, तोमर वंश ये हमारे कंप्लीट हो गए। गुर्जर प्रतिहार वंश भी और महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी बता दिए हैं। अब आगे है चंदेल वंश। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 9वीं शताब्दी में की थी। इनकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। इस वंश की स्थापना किसने की थी भाई? नन्नुक ने 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर, जिसे विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण करवाया। कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने कराया। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन ने। और कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने कराया था। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ है जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। एक ऐसा राजा हुआ है जिसने महमूद गजनवी का क्या किया था? विरोध किया था। विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव या परमल था। तो ये हो गया भाई चंदेल वंश। अब आगे देखिए परमार वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। परमार वंश का संस्थापक उमेंद्र, जिसे कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता है, था। परमार वंश का संस्थापक उमेंद्र था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में 2023 में पूछा गया है। पूर्व में परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महाशासक राजा भोज था। भोज को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। इसने भोजसर तालाब तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। इस वंश का महाशासक कौन था भाई? राजा भोज था। और भोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये इसका उपनाम क्या हो जाएगा? कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसने अपने नाम पर ही भोज, इसका नाम था राजा भोज, तो वो अपने ही नाम पर इसने भोजसर तालाब और भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसकी जो राजधानी वो कौन सी थी? उज्जैन थी। आगे अब तुर्कों के आक्रमण से पूर्व प्रमुख भारतीय राजवंश, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। प्रारंभ में राष्ट्रकूट है वो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में 2023 में पूछा गया है। इसका संस्थापक धनिक 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था।
राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव प्रथम, इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। ये शासकों के नाम बताए गए हैं भी कि राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव प्रथम, इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय आदि ये शासक थे। अलोरा का भव्य कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। एलोरा का जो भव्य कैलाश मंदिर है राष्ट्रकूट राजा किसके द्वारा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान ही बनाया गया था। एसएससी सीजीएल 2024 में ये पूछा जा चुका है भाई। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और विजय प्राप्त की। ध्रुव प्रथम है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और क्या की, विजय प्राप्त की। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। ध्रुव को अन्य किस नाम से जाना जाता था, धारावर्ष भी कहा जाता था। और ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन था, गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठ गया। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। महान कवि तग महावीराचार्य भी इसके दरबार में रहते थे। आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में ये रहता था। और महान गणितज्ञ कौन थे, महावीराचार्य भी इसके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजा अमोघ वर्ष इसके मतलब दरबार में ये रहते थे, जैन धर्म को जो मानता था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ का कवि पौन रहता था जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अब निवासी अलमुसदी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की क्या दी थी, स्वीकृति दी थी। इस वंश का अंतिम राजा कर्क द्वितीय था जिसको चालुक्य वंश के शासक तैलप द्वितीय ने हराया था। इस वंश का अंतिम राजा है वो कौन सा था, कर्क द्वितीय था जिसको चालुक्य वंश के शासक किसने, तैलप द्वितीय ने हराया था। आगे हम पल्लव वंश, अब पढ़ते हैं हम पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश में क्या है भाई, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है, सिंह विष्णु को माना जाता है। और इसकी राजधानी क्या कौन सी थी, कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु के दरबार में लेखक भारवी रहता था जिसने कीर्तार्जुनियम नामक पुस्तक लिखी थी। इसके दरबार में कौन सा लेखक रहता था भाई, भारवी नाम का लेखक रहता था जिसने कीर्तार्जुनियम नामक पुस्तक लिखी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। ये भी इस वंश के शासकों के नाम बता दिए हैं। एसएससी सीजीएल 2024 में भी पूछा जा चुका है कि पल्लव वंश में कौन कौन से, इस वंश में कौन कौन से यहाँ पर शासक रहते थे। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख ये शासक रहे हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपारजित वर्मन था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापिकोड की उपाधि धारण की थी। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों को शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी। क्या दे रखा है भाई इसमें कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उसने वातों की पीड़ों की उपाधि धारण की थी और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसी मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी नंदन था जिसने 10 कुमार चित्रम नामक पुस्तक ली थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो दरबारी कवि है वो कौन था, दंडीन था जिसने कौन सी पुस्तक का लिखी थी, 10 कुमार चितम।
ये इसने पुस्तक लिखी थी। पल्लव वंश के बाद आगे पढ़ते हैं हम चोल वंश के बारे में। चोल पल्लवों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक विजयलाल था। चोल पल्लवों के क्या थे? सामंत थे। और इस वंश का संस्थापक कौन था? विजयलाल था। विजयलाल ने नरकेश्वरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। विजयलाल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेश्वरी की उपाधि धारण की थी। और इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? तंजौर थी। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। चोल वंश का प्रतीक बाघ था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कोदंडराम की उपाधि धारण की। राजाराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजाराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। और राजाराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और प्रथम शैव धर्म का ये अनुयायी था। आगे हम तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, राजाराम प्रथम ने बनवाया था। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये भी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजराज प्रथम ने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है कि सबसे महान चोल शासकों में से एक कौन था? राजाराम प्रथम ने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में बनाई। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमिकर उपज का एक एक तिहाई भाग होता था। चोल काल में मानक सिक्के को कलंजू कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश का की एक ये मुख्य विशेषता थी। और चोल काल में भूमिकर उपज का एक तिहाई भाग होता था। चोल काल में मानक सिक्के को क्या कहते थे? कलंजू कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। और चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। चोल काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कौन सा था? कावेरीपट्टनम था। और चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में सबसे बहुत शक्तिशाली माना गया है। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। नटराज जो प्रतिमा है उसको चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ है वो कहा जाता है। इसी के साथ हमारी इंसेट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है। हमने सभी ये वंश भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी के साथ ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में मिडिवल हिस्ट्री के साथ। थैंक यू।